नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। उत्तराखंड में आज से 50वीं सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत हो गई है, जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस मौके पर विधायक खजान दास भी बास्केटबॉल एसोसिएशन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इसमें करीब 1000 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। साथ ही सीएम धामी ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। आज खेलों के क्षेत्र में भी हमारी विशिष्ट पहचान बन रही है, जिसके कारण से आज प्रदेश हो या देश हो, कोई भी राज्य हो, आज खेलों के क्षेत्र में बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहा है। हमारा राज्य भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। इस वर्ष हमारे राज्य के अंदर संपन्न हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों का शानदार तरीके से देवभूमि में आयोजन हुआ, भव्य एवं सफल आयोजन हुआ। और इस आयोजन ने जहां देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। इन खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर पहली बार राष्ट्रीय खेलों में 7वां स्थान प्राप्त करके एक इतिहास रचने का काम किया। हमने राज्य में 517 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का प्रयास किया है। इसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड में केवल राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए भी आज देवभूमि उत्तराखंड एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। यही नहीं, हमारी सरकार राज्य में शीघ्र ही स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों में प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट, 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय भी हल्द्वानी में खोलने जा रही है। लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने के अपने संकल्प को साकार करने के लिए भी हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने राज्य में नई खेल नीति लागू की है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम भी हम कर रहे हैं। यही नहीं, उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, हिमालय रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों को उनकी योग्यता को सम्मानित भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने रात की सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4% खेल कोटे को फिर से लागू किया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और उत्कृष्टता को उचित सम्मान और अवसर मिल सके। हाल ही में हमने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए की सम्मान राशि से भी पुरस्कृत किया था। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में भी इसी प्रकार कार्य करती रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी खिलाड़ी अपने अनुशासन से, परिश्रम से, समर्पण से और सकारात्मक सोच से न केवल खेलों में नई ऊंचाइयां हासिल करेंगे बल्कि समाज के समक्ष भी एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे और उत्तराखंड को खेलों के क्षेत्र में भी एक आदर्श राज्य के रूप में और एक देश के श्रेष्ठ राज्य के रूप में हमारा जो विकल्प वही संकल्प हर क्षेत्र में है, खेलों के क्षेत्र में भी आप हमारे इस विकल्प वही संकल्प को पूरा करने में इसी प्रकार अपना योगदान देते रहेंगे। आज ये उत्तराखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन की तरफ से मुझे एक
जो खिलाड़ियों के लिए बास्केटबॉल के क्षेत्र में जो आवश्यकताएं हैं उसके संबंध में ज्ञापन दिया है, जिसमें उदयमान खिलाड़ियों के लिए कोई स्थल नहीं है। मैं यहाँ के जिलाधिकारी को और यहाँ के प्रशासन को कहूँगा कि तत्काल इस यहाँ पर जो कोई स्थल उनके लिए ढूंढा जाए, जिसमें कि वहाँ प्रशिक्षित और प्रशिक्षण देने के लिए अकादमी के लिए कोई भूमि आवंटित करने के लिए जो है इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। इसके अतिरिक्त बास्केटबॉल एसोसिएशन के पास प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए प्रशिक्षण के लिए भी कोई खेल मैदान उपलब्ध नहीं है। खेल विभाग इस विषय में जो हमारे खिलाड़ियों की और बास्केटबॉल एसोसिएशन की जो आवश्यकता है उस दिशा में काम करके इसका केंद्र स्थापित हो, उसके लिए भी उनको काम करना है। साथ ही बास्केटबॉल उत्तराखंड समय समय पर प्रतियोगिताएं आयोजित करता है, जैसे हम सभी खेलों के लिए यहाँ पर एक व्यवस्था करते हैं, नियोजन करते हैं, इसका भी नियोजन किया जाए। और आपने लिखा है कुमाऊं स्तर पर भी एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण अकादमी, इसके लिए जहां हमारा खेल विश्वविद्यालय बन रहा है उसके पास ही जो है ऐसा नियोजन वहां पर करे, खेल विभाग के द्वारा अपना प्रस्ताव दिया जाए, जिससे कि उसके साथ साथ में इसकी भी व्यवस्था वहां पर हो जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में जब भी आपदा की स्थिति बनी है तब पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हमेशा राज्य की भरपूर सहायता की है। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान पीएम खुद राज्य में पहुंचे और आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर तत्काल 1200 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के विभिन्न दल लगातार राहत और पुनर्वास कार्यों में सहयोग कर रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय गृह मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे राज्य के अंदर जब भी आपदा की स्थिति बनी है, आपदा आई है, उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़कर हमारे राज्य की सहायता की है। प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ आए थे और एक एक आपदा पीड़ित से उन्होंने बात की और हमको 1200 करोड़ रुपए की तत्काल सहायता भी दी। भारत सरकार के अनेक दल यहाँ पर भेजे गए। अभी चूँकि आपदा के जो मानक होते हैं, मानकों के अनुरूप हम भारत सरकार को और भी निवेदन कर रहे हैं, तो हमें जल्दी जो है उस पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत शनिवार को अल्मोड़ा जिले के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सिमकरी मैदान में आयोजित सहकारिता मेले में शिरकत की। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलों में सहकारिता मेले आयोजित किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत अल्मोड़ा से कर दी गई है। मंत्री ने कहा कि मेले का मुख्य उद्देश्य महिला समूह और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है। साथ ही मेले में भारी संख्या में लोग पहुंचे और विभिन्न स्टॉलों से जानकारी प्राप्त की। और पूरे उत्तराखंड में हम लोग 13 के 13 जिलों में सहकारिता मेले लगा रहे हैं। इसकी शुरुआत अल्मोड़ा से शुरू की हमने और देहरादून में दिसंबर के महीने में इसका समापन होगा। इसके 3 टारगेट हैं। पहला टारगेट यह है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए जो हमारे किसान हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनको एक बड़ी मार्केटिंग की तैयारी चल रही है पूरे देश में। दूसरा टारगेट ये है कि हमको पूरे प्रदेश में लगभग 3 लाख दीदियों को लखपति दीदी बनाना है। कैसे? तीसरा यह है कि जो हमारे मिलेट मिशन का काम चल रहा है पूरे उत्तराखंड में, हमारे जो बीज हैं, हमारा जो मंडवा है, हमारा जो झंगोरा है, हमारे जो धान हैं, इनको एक वैश्विक पहचान देना है। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि हमारे जितने भी एसएचजी ग्रुप हैं वो इन मेलों में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और पूरे प्रदेश में लगभग 100 दिन का एक बड़ा व्यापक अभियान हम चलाने जा रहे हैं। इसमें जो भी लोग कोऑपरेटिव से जुड़ना चाहते हैं उनकी ऑनलाइन सदस्यता भी की जाएगी और साथ में हर जिले के उत्पादों की एक ब्रांडिंग की जाएगी और पूरे भारत और पूरे विश्व तक इनको भेजा जाएगा। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी कुमाऊं के दौरे पर हैं। जोशी ने सरकार की उपलब्धि गिनाई और कहा कि 2022 में जो जनता से वादे किए गए थे, सरकार सभी वादों को पूरा कर रही है। अधिकांश वादे पूरे हो गए हैं, जबकि कई को लेकर योजना बनाई जा रही है। सरकार और संगठन का अच्छा तालमेल है, जो 2027 में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने के लिए रणनीति बनाई जा रही है।
माननीय धामी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, हमने 2022 में जो कुछ संकल्प लिए थे, जो हमने संकल्प पत्र में कुछ बातें कही थी, उन सभी बातों को एक अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ मुख्यमंत्री जी दिल्ली की सरकार से, दिल्ली के मंत्रियों से बातचीत करके उन सभी निर्णयों को धरातल पर उतारने का सतत प्रयास कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि इस समय माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो दिल्ली में सरकार चल रही है, वहाँ से उत्तराखंड को एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन धामी जी के नेतृत्व में मिल रहा है। तो लगातार मैं कह सकता हूँ कि राज्य बनने के बाद पहली बार हमको बजटीय दिक्कतें जो है उत्तराखंड में नहीं आ रही हैं। हर क्षेत्र में हमको बजट मिल रहा है और ये मैं कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक कुशल जो उनका अपना मैनेजमेंट है, उसके कारण ही ये सब संभव हो पा रहा है। और हम लोगों का लक्ष्य है कि जो भी 2022 में हमने विषय जनता के सामने रखे हैं संकल्प पत्र के माध्यम से, 27 का चुनाव आने से पहले उन सभी कार्यक्रमों को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे और उन सभी कार्यक्रमों को स्टार्ट तो करेंगे ही करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में लूट मची हुई है, खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना काल में वेंटिलेटर, वैन फाइंडर, सीटी स्कैन और MRI मशीनों की खरीद में करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार ने 50,000 रुपए की लागत के वैन फाइंडर को 5.5 लाख रुपए में खरीदा और करोड़ों रुपए का भुगतान बिना इंस्टॉलेशन के कर दिया। उन्होंने दावा किया कि कई मशीनें अब तक उपयोग में नहीं लाई गई, जबकि कुछ विदेशी कंपनियों को भारतीय कंपनियों के स्थान पर ठेके दिए गए। पूरे प्रदेश में लूट मची हुई है, कई खनन की लूट, कई भूमाफिया और विभाग तो अकंठ डूब गए हैं भ्रष्टाचार में। स्वास्थ्य विभाग को लेकर आज मेरी प्रेस थी, जिसमें वेन फाइंडर से लेकर सीटी स्कैन से लेकर MRI तक सारी मशीनों की किस तरीके से बेकदरी हो रही, खरीदी गई। कोरोना के टाइम में बेहिसाब वेंटिलेटर खरीदे गए, जिसका कोई लेखा जोखा ही नहीं है। सरकार बताए ना कितने वेंटिलेटर खरीदे और कितने वेंटिलेटर वर्किंग स्टेज में है और कहाँ कहाँ इंस्टॉल किए गए हैं। करोड़ों खरबों रुपये का जो है इसमें खेल हुआ है। और आज जो मैंने वेन फाइंडर का आप देखिए 1200 रुपये, 550 रुपये, 500 रुपये इस लागत के भी वेन फाइंडर आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी कीमत का वेन फाइंडर है इस समय 50,000 का दिखाई देता है। लेकिन सरकार ने 5 करोड़ 81 लाख रुपए के आसपास के वेन फाइंडर खरीदे और 5.5 लाख रुपए की लागत से। केवल ये क्या है कि उस 50,000 के वेन फाइंडर के संग एक डंडा लगा दिया है और डंडे को लगाते उसकी कीमत 5.5 लाख हो गई और 5 करोड़ 84 लाख के आसपास के वेन फाइंडर खरीदे गए। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने संगठन के आगामी कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पार्टी स्तर पर चलाए जाने वाले अभियानों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पार्टी जल्द ही मोर्चे के गठन की प्रक्रिया पूरी करेगी। इसके अलावा कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले पर कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने का काम कर रही है, जबकि बीजेपी सरकार ने पारदर्शी जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई की है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार जो हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, पार्टी की ओर से दायित्व मिला है, किस तरह से अब आप लोग काम संभाल भी रहे हैं, किस तरह से अब आप लोगों के बीच में जाएंगे और पार्टी को मजबूती देने का काम करेंगे? देखिए, संगठन महापर्व के निमित्त संपूर्ण देश में हमारे बूथ स्तर से लेकर के चुनाव आगे वो बढ़े हैं और इसी के निमित्त अपने उत्तराखंड में भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्वाचन हुआ। उसके बाद हमारे मंडलों का गठन हुआ, जिलों का गठन हुआ, प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं उनका विस्तार हुआ और इसी रूप में मुझे भी प्रदेश महामंत्री का दायित्व पार्टी संगठन ने दिया है और हम सब लोग जो हमारा अभी मोर्चों का गठन होना है, प्रकोष्ठ का गठन होना है, इसके साथ साथ हमारे जो विभिन्न प्रकार के अभियान अभी पार्टी के चल रहे हैं। एक अभियान हमारा सेवा पखवाड़ा 2 अक्टूबर को समाप्त हो चुका है और इसके साथ साथ अभी नेक्स्ट GST जो रिफॉर्म है वो कार्यक्रम हमारा चल रहा है
और जो तीसरा कार्यक्रम हमारा है जो 25 सितंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक वो आत्मनिर्भर भारत अभियान चलने वाला है। सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के इस अभियान को सफलतापूर्वक उनका निर्वहन कर रहे हैं और साथ साथ आगे हमारी जैसे जैसे मोर्चे प्रकोष्ठों का गठन होता है तो हम पूरी टीम एकजुट होकर के जो हमारा आगे मिशन 2027 का है उस मिशन की ओर आगे बढ़ेंगे। बस अब एक और आप लोगों ने अभियान भी चलाया है, जिस तरह सैनिकों के घरों पर आप लोग जा रहे हैं, जो शहीद सैनिक हुए उनके आंगन से आप मिट्टी लेकर के आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी अब इस तरह के अभियान चला रही है। वो कह रही है कि लोगों को हम जागरूक करेंगे अग्निवीर योजना पर और केंद्र सरकार ताकि इस योजना को वापस ले। किस रूप में आप इन अभियानों को देखते भी हैं, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार इस तरह के अभियान चला रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो हमारे मूल कार्यक्रम है उसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के रचनात्मक कार्य करती है। जैसे हमारे महापुरुषों का स्मरण करना हो, उनकी जन्म जयंतियाँ मनाना हो, उनकी पुण्यतिथि मनाना हो, इसके अतिरिक्त हमारे अन्य जो कार्यक्रम है, हमारे राष्ट्रीय जो सम्मान है, प्रतीक है, उनको घर घर तक पहुँचाने हैं। जैसे हमने अभी तिरंगा जो हमारी यात्रा निकली उसमें हर घर तिरंगा, लोगों के घरों तक तिरंगा पहुंचाने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी अपने रचनात्मक कार्यक्रमों के अंतर्गत करती है। अगर इसमें कोई पार्टी रचनात्मक काम करना चाहे, देश के महापुरुषों का सम्मान करना चाहे, राष्ट्रीय मानबिंदु का सम्मान करना चाहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं। हम यही चाहते हैं कि हर पार्टी को देश के मानबिंदु का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए, हमारे जो मूल अस्तित्व है गाय गंगा गीता उनका सम्मान करना चाहिए। ये तो हम चाहते ही हैं। इसमें अगर कोई और अन्य राजनीतिक पार्टी भी करती है तो इसमें हमें प्रसन्नता होगी। जी अच्छा कुंदन जी, क्योंकि जिस तरह से अब दायित्व भी मिल गए हैं, लोगों के बीच में भी आप जाएंगे, तो सरकार की जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, जो धामी सरकार का 4 साल का कार्यकाल भी रहा, इससे पहले भी लंबा कार्यकाल बीजेपी की सरकार का रहा उत्तराखंड में, और इस बार क्योंकि आपदा जैसे हालात भी बने, तो उस समय में किस तरह के काम किए, क्या वो सब भी आप लोग गिनवाएंगे? देखिए, हमारे राज्य सरकार में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इन 4 वर्षों में लगभग ऐतिहासिक कार्य हुए हैं और इसमें जो उत्तराखंड की जनमानस है उन्होंने मोहर भी लगाई है। आपने देखा होगा कि हमारी पंचायत के चुनाव हुए, जनता ने हमको वहाँ पर बहुत अच्छा समर्थन दिया। हमारे निकाय के चुनाव हुए, जनता ने हमको वहाँ पर समर्थन दिया। तो ये सिद्ध करता है कि आदरणीय धामी जी का विश्वास जनता के प्रति अटूट है। और इसके साथ साथ ये क्योंकि संपूर्ण देश के साथ हमारे उत्तराखंड में भी अभी जो आपदा आई वो निश्चित रूप से हमको काफ़ी नुकसान कर गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेक स्थानों पर जहाँ पर छोटे छोटे स्थानों में स्वयं जा कर के जनता से संवाद किया और उनके दुख दर्द को दूर करने का प्रयास किया और जो भी आगे उनके उसमें काम हो सकते हैं उन सबको काम को करने के लिए उन्होंने जनता को बोला है और निश्चित रूप से हमारी सरकार उसमें कर भी रही है। भाई साहब, एक विशेष लगाव उत्तराखंड से दिखता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इस बार ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, आनन फानन में आए आपदा के बाद और चुटपुट राशि दे करके चले गए, पूरी तरह से राशि नहीं दी गई, इस तरह के आरोप कांग्रेस लगा रही है। लेकिन अब आने वाले समय में किस तरह से उनके भ्रमण हमें उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे और क्या कुछ राहत और बढ़ करके मिलने की भी संभावना जताई जा रही है ऐसे में? ये हम सभी उत्तराखंड वासियों का सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का इस उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा है। वो आप पूर्व के भ्रमण में देख लीजिए, उनका पूर्व के जो जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे उस समय देख लीजिए, जब वो मुख्यमंत्री गुजरात के थे तब देख लीजिए, जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तब देख लीजिए। एक अच्छा लगाव उनसे उनका इस उत्तराखंड से है। और ये कांग्रेस जिनको इस उत्तराखंड से कुछ लेना देना नहीं है, इस उत्तराखंड की जनता से कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ के लोगों की सुख दुख से कुछ लेना देना नहीं है, वो इस तरह की अफवाहें फैलाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का इस उत्तराखंड के प्रति अगाध एक लगाव है और हम उनको साधुवाद भी देते हैं। बच्चों की जो परीक्षा है, नकल विरोधी कानून जिस तरह से आप लेकर के आए, लेकिन नकल ऐसे में हुई और ऐसे में धामी सरकार ने बड़ा फैसला भी लिया कि सीबीआई जांच कराएंगे, लेकिन लगातार ये भी देखा जा रहा है कि विपक्ष जो है वो उसको लेकर अभी भी विरोध जता रही है। तो क्या लग रहा है केवल राजनीति के तौर पर अब इसको चलाया जा रहा है? देखिए, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो UKSSC पेपर का प्रकरण था उसमें जो हमारे युवा साथी वहाँ पर आंदोलनरत थे उनके बीच में जा कर के एक बड़ा मन दिखा करके, क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री जी युवा हैं, युवाओं की पीड़ा को समझते हैं और उन्होंने वहाँ पर जा कर के जो उनकी मांग थी CBI, उस मांग को उन्होंने संस्तुति दी है CBI को। लेकिन कांग्रेस फिर भी इसमें राजनीति कर रही है क्योंकि कांग्रेस के पास अपना कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के पास उनका जो विपक्ष की भूमिका थी उसको निर्वहन करने का कोई कारण नहीं है। वो केवल और केवल युवाओं को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। युवाओं से और उत्तराखंड से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। जी धन्यवाद कुंदन जी, हमसे बातचीत करने के लिए। कुंदन परिहार जी हमारे साथ थे जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे।
हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। रुड़की में लंबे इंतजार के बाद सोलानी नदी पर पुल निर्माण कार्य आखिरकार शुरू हो गया है। विधायक प्रदीप बत्रा ने जानकारी दी कि लगभग 38 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये पुल 9 महीने में तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये जुमला नहीं, धामी सरकार है, जो बोलती है वही करती है। सोलानी पुल शहर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जिससे लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। देखिए, धामी जी की सरकार है, जो संकल्प करती है उसको सिद्ध करती है। और मैं समझता हूँ कि ये पुल एक बहुत बड़ा लक्ष्य था हमारा, जिसको निर्माण कार्य शुरू कराना है। आज अब यहाँ मौके पे खड़े हैं, आप सब लोगों को भी बधाई देता हूँ इसके लिए कि आप सब लोग यहाँ पर आए और ये अपने निर्माण की जानकारी आप जनता को देंगे। पुल की वासियों को लाभ मिलेगा और स्कूली बच्चों को खासतौर से उनके लिए पुल का निर्माण हो रहा है। तो मैं बच्चों को संदेश देना चाहूँगा कि बच्चे, अब इंतजार खत्म हो गया है, 9 महीने में पुल बनकर तैयार हो जाएगा। जब आप अगले क्लास में जाएंगे तो आप नए पुल से होकर जाएंगे और आपका रास्ता जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। स्कूल वाले बहुत परेशान थे, बच्चे बहुत परेशान थे, काफी समय से प्रयास चल रहा था। कितने करोड़ का बजट रहेगा? देखिए, पुल का निर्माण अब यहाँ पे एक बड़ा काम है और इसका डिजाइन बनना, इसकी ड्राइंग सेंक्शन होना, फाइनेंशियल बिड होना, टेक्निकल बिड होना, अपने आप में सभी एक प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया पूरी हो गई है, आज धरातल पर निर्माण कार्य हो रहा है और मैं सोचता हूँ कि ये 35 करोड़ की लागत से ये पुल का निर्माण होगा और एक अच्छा RCC गाटर का पुल बनेगा, जिसमें फुटपाथ की व्यवस्था होगी, पैदल चलने वालों की व्यवस्था होगी, साइकिलिंग वालों की व्यवस्था होगी और भारी व्हीकल, हेवी व्हीकल सभी का आवागमन इससे होगा। और हमारे जो BHL के हैवी व्हीकल्स आते हैं वो भी यहाँ से जा सकेंगे। मैं बताऊँ कि ये एक पुल एक ऐतिहासिक पुल बनेगा। उत्तराखंड में हाल ही में पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश से नुकसान के साथ नदियों के तूफान के कारण मैदानी क्षेत्रों में भी फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है। कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद ने कहा कि गंगा समेत कई नदियों के उफान से लगभग 6000 बीघा कृषि भूमि प्रभावित हुई है। साथ ही गन्ना और अन्य फसलें, पेड़ और पशुधन भी क्षतिग्रस्त हुई है। उन्होंने कहा कि मुआवजे की राशि बहुत कम और प्रभावित किसानों को न्यायोचित मुआवजा मिलने के लिए मानक बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि किसान भाइयों के नुकसान की भरपाई सही तरीके से हो सके। हमारे यहाँ क्योंकि सारा पानी जो जाता है तो हमारे हरिद्वार को जाता है। हमारे यहाँ जो नदियाँ थी, सोनानी नदी हो, रतमऊ नदी हो, हमारे यहाँ गंगा जी हो, तो उनमें काफ़ी नुकसान हुआ। जो हमारे बहुत से जो खेत थे, ज़मीन थे, वो सब नदियों में बह गए और जो उनका जो मानक है वो बहुत कम है। शायद ज़मीन जो कितना हमारे यहाँ लगभग 6000 रुपये बीघे के हिसाब से मुआवजा मिलता है, जो बहुत ही कम है। और जो फसलों का, हमारे जो गन्ना की मेन फसल हमारे हरिद्वार ज़िले में होती है, उसका भी बहुत कम, फसलों का बहुत कम मुआवजा मिलता है। और जो हमारे यहाँ पेड़ होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलर के पेड़, लिप्टिस के पेड़ काफ़ी लोग लगाते हैं, उनका कोई मुआवजा ही नहीं मिलता। तो जिस तरह बच्चे को पालते हैं, इसी तरह किसान अपने पेड़ों को पालता है। 10-10 साल में वो तैयार होते हैं और वो नदी ने बहुत नुकसान किया, सब बह गए, उनका कोई मुआवजा, कोई। हमने अधिकारी से बात की, उन्होंने कहा कि जो पेड़ है, इनका पेड़ का हमारे यहाँ कोई मानक नहीं है, इनका कोई मुआवजा नहीं है। तो हमारे यहाँ ज़मीनें भी बहुत गिरी, पेड़ गिरे, फसलें, गन्ने बर्बाद हो गए। तो जो मुआवजे के मानक हैं वो बढ़ने चाहिए और अच्छा मुआवजा किसान भाइयों को मिलना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।